हियर इट इज। तो ये आया है हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट से। प्लीज आस्क द डॉग टू गेट ऑफ माई काउच। काउच होता है सोफा। एरर बताइए क्या होगा, एरर बताओ बेटा। लेट मी नो द एरर इन दिस सेंटेंस। प्लीज आस्क द डॉग टू गेट ऑफ माई काउच। तो बेटा इसका जो आंसर होगा ना, गेट ऑफ फ्रेजल वर्ब। ये जो एरर आया है ये बेसिकली फ्रेजल वर्ब से है। ये क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब से आया है। तो गेट का मतलब प्राप्त करना और गेट ऑफ का मतलब होता है उतर जाना, हट जाना। गेट ऑफ उतर जाना, हट जाना। क्योंकि ये जो ऑफ प्रेपोजिशन है ये सेपरेशन को दर्शाती है, दो चीजों में अलगाव को, ये सेपरेशन को दर्शाती है। ठीक है ना। जैसे प्लेन जो है, अगर हम कहते हैं ना टेक ऑफ, तो टेक ऑफ जो होता है प्लेन उड़ान भरना, टेक ऑफ उड़ान भरना। तो उड़ान भरना टेक ऑफ ही क्यों होता है? क्योंकि प्लेन जो है जब जमीन से, प्लेन जो है जब जमीन से उड़ता है तो जमीन से उसका सेपरेशन होता है। और देखो अभी ये बोलते के साथ ही एक बात याद आ गई कि आज एक दुर्घटना घटित हुई है। अहमदाबाद से लंदन प्लेन जा रहा था, तो वो जैसे ही उसने टेक ऑफ किया उसके कुछ ही देर में वो क्रैश हो गया। 200 समथिंग लोग थे, ज्यादातर ऊपर वाले के पास ही चले गए होंगे। तो समझ रही है, टेक ऑफ तो यहाँ पे होता है गेट ऑफ। तो कहता है प्लीज आस्क द डॉग, कि डॉग से कहो टू गेट ऑफ माई काउच, कि मेरी जो काउच है, जो सोफा है, इसके ऊपर से उतर जाए, हट जाए, सेपरेट हो जाए। क्लियर हो गया बेटा? चलिए तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से। बताइए, आई हैव नॉट सीन यू, मैं तुमसे नहीं मिला हूं, फॉर लास्ट ईयर, पिछले साल से मैं तुमसे नहीं मिला। आई हैव नॉट सीन यू फॉर लास्ट ईयर, मैं तुमसे पिछले साल से नहीं मिला हूं, मैं तुम्हें पिछले साल से नहीं मिला हूं। बताइए। तो देखो मैं बताता हूं, जो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम सिंस लगाते हैं, और जो पीरियड ऑफ टाइम है, जो पीरियड ऑफ टाइम है वो उसके साथ हम फॉर लगाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं, जैसे मैं ऐसे बोलूं कि भाई फॉर, पहले सिंस का दे देता हूं एग्जांपल। मैंने कहा सिंस मंडे, मंडे एक पॉइंट ऑफ टाइम है, और मैं कहूं फॉर ए ईयर, तो ये दोनों बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन ना यहां पर एक छोटा सा पॉइंट समझना है आपको, यहां पर एक छोटा सा पॉइंट आपको समझना है। यहां पर आपको छोटा सा पॉइंट ये समझना है कि इसके अलावा भी एक कंडीशन है लास्ट की। लास्ट कहता है अगर पीरियड ऑफ टाइम के साथ लास्ट आ जाए, ध्यान से सुनना, अगर पीरियड ऑफ टाइम के साथ लास्ट आ जाए तो बेटा उस कंडीशन में पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर भी ठीक है और सिंस भी ठीक है। हम उस कंडीशन में ऐसे भी कर सकते हैं, फॉर द लास्ट ईयर, ये भी ठीक है। हम ऐसे भी कह सकते हैं सिंस लास्ट ईयर। तो फिर समझ लो, पीरियड ऑफ टाइम के साथ अगर लास्ट हो तो फॉर और सिंस दोनों ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम के साथ अगर लास्ट दे रखा हो तो दोनों ठीक है, फॉर भी और सिंस भी। बट फर्क ये होगा कि फॉर के बाद द आना कंपलसरी है और सिंस के बाद द मत लगाना, ये ध्यान रखना। फॉर द लास्ट ईयर भी ठीक है, सिंस लास्ट ईयर। तो अब यहां पर देखो, यहां पर कह रहा मैं तुमसे नहीं मिला हूं फॉर लास्ट ईयर, फॉर तो ठीक है लेकिन यहां लास्ट के बाद द नहीं, इसका अर्थ है ये गलत हो गया, इसका मतलब है ये इधर गलत है। ठीक है, तो अब कह दो सिंस लास्ट ईयर। तो देखो सिंस लास्ट ईयर ये ठीक है। आगे देखो फॉर द, फॉर के साथ द नहीं है तो ये गलत है। अबाउट लास्ट ईयर होता नहीं कुछ, और फॉर लास्ट, फॉर के बाद द नहीं, तो यहां पर भी फोर के बाद द नहीं, यहां पर भी फोर के बाद द नहीं, यहां पे फोर के बाद द नहीं, और सिंस के बाद द चाहिए नहीं होता, सिंस लास्ट ईयर। तो आंसर होगा ए। क्लियर हो रहा है कि नहीं? ये लास्ट वाला केस है, ये लास्ट वाला केस है।
अगर पीरियड ऑफ टाइम के साथ लास्ट आ जाए, पीरियड ऑफ टाइम के साथ लास्ट आ जाए तो सिंस और फॉर दोनों ठीक हैं, बट ध्यान रखना द के साथ फॉर के साथ आर्टिकल द आएगा, सिंस के साथ नहीं आएगा। दैट्स इट, आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मेरे बेटा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो ये जो सेंटेंस है, अवर लीगल सिस्टम मस्ट फ्रेम प्रॉपर लीगल रूल्स फॉर जुवेनाइल क्रिमिनल्स, तो बेटा ये हमारा सिनोनिम है, ये हमारा सिनोनिम है। तो सिनोनिम बताइए आप किसका? जुवेनाइल का। जुवेनाइल का सिनोनिम बताइए। तो देखो, सिनाइल जो होता है ना, ये होता है रिलेटिंग टू ओल्ड एज, रिलेटिंग टू ओल्ड एज, बुढ़ापे से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उन्हें हम सिनाइल कहते हैं। डोटेज जो होता है, कहता है थोड़ी पागलों वाली हरकतें बुढ़ापे में, बुढ़ापे में थोड़ा जब इंसान मेंटली सिक हो जाता है, जो अजीब अजीब हरकतें करता है, उन हरकतों को हम डोटेज कहते हैं। तो कहता है कि कहता है स्ट्रेंज हैबिट्स इन ओल्ड एज, ओल्ड एज में करने वाली जो अजीबोगरीब हरकतें होती हैं वो डोटेज। ओल्ड के दो मीनिंग होते हैं, ओल्ड के दो मीनिंग होते हैं। ओल्ड का मतलब एक होता है पुराना, और एक ओल्ड का मतलब होता है बुजुर्ग, है ना, इसका मतलब होता है बुजुर्ग। और यंग के दो मीनिंग होते हैं, यंग के दो मीनिंग होता है। एक यंग का मतलब छोटा भी होता है, तो भाई एक छोटा बच्चा तो यंग बॉय, एक छोटा भी होता है इसका मतलब। और एक यंग का मतलब जो होता है, एक यंग का मतलब जो होता है कि हम कहते हैं यंग, कि जवान भी होता है, मतलब दोनों मीनिंग हो जाते हैं। यंग बॉय एक जवान लड़का, दोनों हो जाते हैं। और जुवेनाइल हम बच्चों की बात करते हैं, छोटा, यंग। क्लियर हुआ कि नहीं? जुवेनाइल जो है वो होगा यंग, छोटे, जो 18 साल से कम उम्र के लोग अगर कोई जुर्म करते हैं तो उन्हें जुवेनाइल कोर्ट में भेजा जाता है। उनके जो ट्रायल चलते हैं वो जुवेनाइल कोर्ट में चलते हैं, समझ रहे हैं? उनकी जेल अलग होती है, उनकी जेल अलग होती है। तो आंसर हो जाएगा यंग। अगला, आई लिसन टू हिम विद डैश अटेंशन ब्लैंक। अब इसके अंदर मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, तो इसके अंदर एक कोलोकेशन आया है, फिक्स्ड चीज है। कोलोकेशन जो मैंने बताया था, कुछ चीजें फिक्स्ड हैं, जो जैसी हैं वैसी ही लगेंगी। तो वो फिक्स्ड चीज बताइए आप। हाँ, वही सठिया जाना। मैं तुम इंग्लिश हिंदी में लिखा है, मैंने कहा साथिया जाना, मैंने कहा ये गाना लिख रहा है क्या? साथिया नहीं जाना। जी मेरी आवाज बड़ी खराब है ना, सुर नहीं पकड़ पाता हूँ। तो तुम लिख रहे हो सठिया जाना, मैं समझा साथिया जाना। मैं ऐसे पढ़ रहा था। हाँ, आई लिसन टू हिम विद राप्ट अटेंशन। यहाँ पे राप्ट आएगा, यहाँ पे आएगा राप्ट अटेंशन। तो इसी को कहते हैं हम, क्या कहते हैं? कोलोकेशन। जो अटेंशन होती है ना, एकदम केयरफुल, एकदम जो अटेंशन, प्रॉपर अटेंशन, फुल अटेंशन। ये जो राप्ट हो जाएगा ना, ये हो जाएगा बिल्कुल प्रॉपर अटेंशन, ये फुल अटेंशन, है ना। तो फुल अटेंशन देना, तो उसे कहते हैं राप्ट अटेंशन। तो अब क्या था बात की, ये भाई राप्ट अटेंशन, तो ये कोलोकेशन है, अटेंशन राप्ट होती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। स्पोकन में तो कह दो फुल अटेंशन, और या कह दो आप प्रॉपर अटेंशन। तो आप स्पोकन में खूब इधर उधर की बातें कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ भाषा की शुद्धि कर रहे हैं, तो हमें एग्जैक्ट और एप्रोप्रिएट चीजें, उचित चीजों का इस्तेमाल करना है, क्योंकि भाषा को शुद्ध करना। तो हेफ्टी और मासिव, इन दोनों का मतलब होता है भारी भरकम। भारी, तो भारी भरकम जो चीजें होती हैं उन्हें हम कहते हैं मासिव, हेफ्टी, ठीक है। और जो वास्ट होता है, इसका मतलब होता है बड़ा, ठीक है। वास्ट का मतलब बड़ा, हेफ्टी और मासिव जो होता है भारी। यहां पर जाएगा राप्ट अटेंशन। चलिए अगला क्वेश्चन, ही बुक्ड द टिकट्स फॉर द शो डैश। उसने, अब सिचुएशन के अनुसार भर। अब सिचुएशन मीनिंग ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन का मतलब मैं बोलना चाहता हूं कि आप लॉजिकली सेंटेंस को ठीक कीजिए। सेंटेंस दो ही तरीके से ठीक होता है, सेंटेंस दो ही तरीके से ठीक होता है, ग्रामर और लॉजिक।
तो यहाँ पर लॉजिक की बात है, आपको इंग्लिश पढ़कर मीनिंग निकालना है और सही आंसर देना है। ही बुक द टिकट्स फॉर द शो, उसने शो की टिकट बुक करी। अबे साइक्लोन तो कुछ भी तारीफ कर रहा है, मतलब ये तो कुछ भी हो गया, मतलब मुझे पता है यार। कोई मुझसे कहे कि सर आप हैंडसम लग रहे हो, तो यार मैं शीशा रोजाना देखता हूँ, मुझे पता है मैं हैंडसम नहीं हूँ। तो यार ऐसी ऐसी तारीफ तो बड़ी अजीब सी हो जाएगी ना, तू कह रहा सर गाना अच्छा गाते हो, तो मुझे पता है सुबह से शाम तक हम इतना बोलते हैं, हमारी आवाज तो वैसे ही फटा बांस जैसी हो जाती है। तो उसकी भी तारीफ कर रहा है भाई। डोंट बी डोंट बी सो फ्लैटरर यार, इतना चापलूस मत बन भाई। बी सटीक, बी एग्जैक्ट, समझ रहे बेटा। तो ये शो इन एडवांस, तो हम शो जो कहते हैं ना, बुक द टिकट्स फॉर द शो इन एडवांस, हम एडवांस में टिकट बुक करते हैं। ये हमारा लॉजिकली हम सब बातें जानते हैं कि शो जो है एडवांस में बुक होता है, कॉमनली डेप्थ में डिमांड पे नहीं होता। हाँ। देखो देखो अब अंकिता आई, एक और आ गया, अंकिता भी आ गई देख। तू 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 भी यही कह रही है कि हैंडसम है, कुछ भी चल रहा है आज। ओ माय गॉड, झूठ बोलने की प्रैक्टिस कर रहा है, तो बट झूठ बोलने की प्रैक्टिस तो मर्दों पे ही कर रहा है। फीमेल्स पे जाके कर, मर्दों पे कर रहा है तो झूठ बोलने की प्रैक्टिस। ही प्रॉमिस देम दैट ही वुड श्योर पे द लोन अर्जेंटली। एरर बताओ, एरर बताओ। तो देखो क्या कहता है, ही वुड श्योर पे द लोन अर्जेंटली। बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच, हमें हर शब्द का पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होना चाहिए, हर शब्द का पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होना चाहिए, और हर पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम और काम। कि भाई अब ये क्या कहते हैं, ये नाउन है तो इसकी दो बातें ध्यान रखो, इसका नेम, ये नाम ऐसा क्यों पड़ा, इसे नेम क्या है, नेम डेफिनेशन, और इसका फंक्शन काम। हर पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम और काम जानो। प्रोनाउन है उसका नाम काम, एडजेक्टिव है उसका नाम और काम, दोनों चीजें जानो, नाम और काम। तो देखो, तो यहां पर जो है ना ये श्योर, श्योर क्या है, रिपे। तो ही प्रोमिस, उसने प्रोमिस किया उन लोगों से दैट ही वुड श्योर पे रिपे द लोन अर्जेंटली। तो कहता है कि लोन को वो अर्जेंटली पे कर देगा, दोबारा मतलब रिपे कर देगा। तो कैसे करेगा, श्योर। तो श्योर तो एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव में एलवाई लगेगा तो एडवर्ब बनेगा। तो रिपे वर्ब है, तो वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए तो हमें एडवर्ब चाहिए होगा ना, तो श्योर ना करके हमें श्योरली करना पड़ेगा, श्योरली रिपे। तो वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या चाहिए, एडवर्ब। तो आंसर डी होगा, इन प्लेस ऑफ शो यूज श्योरली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट, आई डोंट वेयर द सन ग्लासेस एट द मोमेंट। आई डोंट वेयर, ओके ओके, दो आंसर, 7 का। आई डोंट वेयर द ग्लासेस एट द मोमेंट। तो देखिए बेटा, एट द मोमेंट जो है ना, एट द मोमेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कीवर्ड है, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कीवर्ड है। तो इट इज द कीवर्ड ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और अगर आप वैसे भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी नहीं मान रहे, तो बेटा एट द मोमेंट, इस समय, इसका मीनिंग देखो, इस समय, इस समय, इस क्षण, इस पल, ये इसका अर्थ है। इस समय, इस क्षण, इस पल। तो इस पल, इस क्षण, जो भी बात कर रहा है, इस समय, इस क्षण, इस पल, अगर ये बात कर रहा है, अगर वो बात कर रहा है ऐसे, इस समय, इस क्षण, इस पल, तो इसका मतलब है बात तो प्रेजेंट की तो कर ही रहा है ना। अगर ये बात प्रेजेंट की कर रहा है, अगर ये बात प्रेजेंट की कर रहा है, तो आप डिड पास्ट नहीं लगा पाओगे, आप वोर पास्ट नहीं लगा पाओगे, आप वाज पास्ट नहीं लगा पाओगे। ऐसे भी देख लो तो आई एम नॉट वियरिंग, और वैसे भी देख लो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो आंसर डी। दोनों तरीके से समझ लो इसका आंसर, दोनों तरीके से आंसर समझ लो। क्लियर हो रहा है कि नहीं। चलिए अगला, तो टेंस एरर, अगला बनाए, ये टेंस एरर था, टेंस से आया था एरर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस।
हो गया। अब 8 का देखो, अब ये नाम दिया इसने, आयरीन, इरीन, इरीन, क्या नाम दिया, ये तो एग्जाम में ही आया हुआ। तो इरीन पढ़ लेते हैं हम इसे, क्योंकि किसी पर्सन का नाम है, नेम ऑफ ए पर्सन, तो इसे इरीन पढ़ लो। वेंट टू ऑफिस, कि वो ऑफिस गया या गई, एवरी सिंगल डे बाय वॉक, कि वो ऑफिस गई हर सिंगल डे बाय वॉक। बाय वॉक का मतलब क्या कहना चाहता है? बाय वॉक से वो कहना चाहता है पैदल। और बेटा बाय वॉक से क्या कहना चाहता है? पैदल। और पैदल को हम ऑन फुट कहते हैं, और पैदल को हम ऑन फुट कहते हैं बेटा, ये ध्यान रखो, पैदल चल के जाना ऑन फुट। क्लियर है बेटा? तो आयरीन वेंट टू ऑफिस, वो ऑफिस गया था या गई थी, जाता था या गया था, हर सिंगल डे वो जो जाता था ऑफिस, वो कैसे जाता था? पैदल। तो पैदल को ऑन फुट कहते हैं, फिक्स्ड है ये, ऑन फुट। चलिए अगला क्वेश्चन, सिनोनिम से, फैटिग। सिनोनिम, अगला क्वेश्चन सिनोनिम से, दैट इज फैटिग। मुझे बताइए आंसर, फैटिग का आंसर बताइए बेटा। फैटिग होता है थकावट। अब देखो मैंने आपको बताया ना बेटा, देखो मेरे को नजर आ जाते हैं ना क्वेश्चंस, तो मैं उस हिसाब से, मैं आपके आसानी को आपको बताने के लिए मैं लिख देता हूँ। मैं कहता हूँ ना रिपीट होते, तो कितनी बार रिपीट हुए? 24 में 2 बार, 22 में, 24 में 2 बार, 22 में 1 बार। तो ये क्वेश्चन 3 बार आया बेटा, इसे 3 बार पूछा गया फैटिग। तो मैं आपके सामने जो क्वेश्चंस लाता हूं, मैं जनरली वो देखता हूं जो ज्यादातर मेरी निगाह के सामने आए हैं, क्योंकि आपको पढ़ाने के लिए मुझे भी बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो मैं कोई भी चीज उठा के नहीं ले आता हूं, मैं बहुत पढ़ता हूं तब एक लेकर आता हूं। तो देखो ये 3 बार आया हुआ है, तो चीजें रिपीट होती है। एग्जाम की वजह से नए शब्द नहीं बनते हैं, शब्द सारे पुराने, हमने अभी जन्म लिया है बस, शब्द तो सदियों से। तो हमें रोजाना 5, 10, 15, 20 वर्ड, जो मैं मेरा वही स्टेटमेंट रहता है, रोजाना 5, 10, 15, 20 वर्ड, 25 वर्ड अपनी कैपेसिटी के अनुसार लर्न करो। तो फैटिक का मतलब होता है थकावट, तो थकावट तो आंसर टायर्डनेस, आंसर हो जाएगा। सिनोनिम पूछ रहा। मिशन होता है अभियान, मिशन होता है अभियान। विगोर होता है ऊर्जा, एनर्जी, ऊर्जा, एनर्जी, या शक्ति भी कह देते हैं, ताकत, पावर, है ना सिनोनिम। ओबीज होता है मोटा, मोटापा, फैटनेस, मोटा, फैट जो होता है हमारा, ओबीज जो हमारा फैट होता है उसे कहते हैं। अच्छा साइक्लोन कह रहा है आज तक मोक, अच्छा मोक लगा रहे थे तो, हाँ बेटा मोक, मोक में तो नहीं होंगे ना, ये तो पीवाई क्यू है बेटा, ये सारे पीवाई क्यू हैं, इन पर बिल्कुल भी डाउट मत करो, ये मोक में नहीं है, पीवाई क्यू में। अगर आप मोक में पढ़ रहे हो तो जहां से भी पढ़ रहे हो तो उन्होंने, मतलब मोक का मतलब क्या होता है? मोक का मतलब होता है टीचर क्रिएटेड, मोक का मतलब है टीचर क्रिएटेड, कि टीचर ने उसे क्रिएट किया। और जो पीवाई क्यू होते हैं वो एग्जामिनेशन, एग्जामिनर क्रिएटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो एग्जामिनर ने क्रिएट किए हैं। तो ये टीचर्स की क्रिएशन नहीं है, ये एग्जामिनेशन की क्रिएशन है बेटा। नहीं तो मैं अपना पीवाई क्यू लाऊं तो मैं पता नहीं कहाँ से कुछ भी उठा लूं, और वो पता नहीं एग्जाम में आया है ना भी है, पैटर्न ही तो होगा, ये तो एग्जाम में आए हुए हैं सीधे सीधे, समझ रहे बेटा? ये मोक में नहीं, समझो मोक का मतलब, पीवाई क्यू का मतलब समझे आप। मोक का मतलब है वो एग्जाम में नहीं आए हुए, एग्जाम के पैटर्न पे बनाए हुए, किसी टीचर ने एग्जाम के पैटर्न पर क्वेश्चन बना दी। तो मोक गलत नहीं होते हैं, अच्छे होते हैं, बढ़िया होते हैं, मोक बनाया करो। लेकिन पॉइंट इज आप फर्क समझे, हम यहाँ पीवाई क्यू को डिस्कस कर रहे हैं। मैंने अभी तक आपको, हमारी आज 27वीं क्लास है, मैंने अभी तक आपको एक भी क्वेश्चन वो उठा के नहीं दिया है जो मैंने खुद से बनाया हो या किसी मॉक टेस्ट से उठा कर लाया हो। ये सारे पीवाई क्यू प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। मैकेनिकल, एंटोनिम, मैकेनिकल, एंटोनिम। तो ये जो मैकेनिकल है ये एंटोनिम है। तो मैकेनिकल क्या होता है? जो चीजें, देखो मशीन, मैकेनिकल में क्या बना हुआ है? जो चीजें मशीन से क्रिएट की जाती है, जिसके अंदर मशीनों का इस्तेमाल हो, जिनके अंदर बेटा मशीनों का इस्तेमाल होता है, वो चीजें क्या हो जाएंगी? मैकेनिकल। तो अब सरोगेट, अब देखे मीनिंग देख लो, सभी की मीनिंग देख लो, फिर हम इसका अपोजिट ले लेंगे। सरोगेट का मतलब होता है रिप्लेसमेंट, किसी भी चीज का रिप्लेसमेंट।
जैसे आपने सरोगेसी सुना होगा कि वो सरोगेट मदर है, मतलब उधार की गोद, एक्चुअल गोद नहीं है, सरोगेसी मदर। तो रिप्लेसमेंट होता है किसी के स्थान, इसका मतलब होता है के स्थान, सरोगेट का मतलब के स्थान पर। ऑटोमेटाइज्ड के अंदर ऑटोमेटिक सुना है कि नहीं, ऑटोमेटिक बस वही है, बस ऑटोमेटिक में आई सी लगकर ये एडजेक्टिव बन गया, और ऑटोमेटाइज्ड ईडी लगाकर ये एडजेक्टिव और वर्ब बन गया, पास्ट पार्टिसिपल बन गया, एडजेक्टिव और वर्ब। वही है, जो चीजें ऑटोमेटिक अपने आप होती है, स्वचालित जो होती है, स्वचालित चीजें। तो यील्डिंग के कई मीनिंग होते हैं, यील्डिंग के कई मीनिंग होते हैं। इसका मतलब प्रोड्यूस करना भी होता है, किसी चीज का प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूस करना, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना भी होता है इसका मतलब क्राइम भी होता है, कि बच्चा जैसे चिल्लाता है उसको कह सकते हैं, प्रोड्यूसिंग भी होता है, क्राइम भी होता है इसका मतलब। अब मैनुअल क्या होता है, इसमें मैन लगा कि नहीं लगा, मैनुअल, तो मैन नाउन है, मैन नाउन है, एयर लगा के इसे एडजेक्टिव बना दिया। तो मैनुअल का मतलब होता है जो चीजें मैन पावर के द्वारा हो, जो इंसान अपने हाथों से करे। तो यहां पे मैनुअल का मतलब है मैन पावर, कि जो इंसान अपने हाथों से चीजें करे वो मैनुअल। तो जो अपने आप हो जाए वो ऑटोमेटिक होती है, जो इंसान हाथ से करे मैनुअल। तो जो मशीन से होंगी, तो जो मशीन से होती है वो ऑटोमेटिक होती है। तो ये सिनोनिम हो गया इसका, और इसका एंटोनिम फिर मैकेनिक, मैनुअल हो गया। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ, मैनुअल आंसर हो जाएगा मैनुअल, जो इंसानी हाथ से हो रहा है, जो मैन मतलब मैनुअल, इंसानी हाथ से हो रहा है, दैट्स इट, सिंपल सी बात। होमोनिम्स, तो होमोनिम मतलब समान दिखने वाले शब्द, पढ़ने वाले शब्द, बोले जाने वाले शब्द। तो देखिए सेंट 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 सेंट, तो चारों सेंट है, सेंट 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 सेंट, चारों सेंट है ना। अब देखो, अब चारों ठीक हैं, लेकिन इस सेंटेंस के अनुसार एप्रोप्रिएट कौन सा होगा वो देखना है। तो पहले चारों के मीनिंग देख लो। सेंट, इट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ सेंड, जिसका अर्थ होता है भेजना। तो इसका अर्थ होता है भेजना, इसका मतलब भेजा गया। ये क्या हुआ, सेंट, ये सेंट क्या हुआ, ये हुए साधु, जो साधु लोग होते हैं वो होते हैं सेंट, साधु संत। ये सेंट जो होता है ये होता है खुशबू, ये हमने परफ्यूम लगाया सेंट का, इसकी कितनी अच्छी सेंट है ना, मतलब खुशबू। खुशबू में किसी लड़की की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, खुशबू समझ, एरोमा की बात कर रहा हूं। और ये जो सेंट होता है ये करेंसी है, ये सेंट जो होता है ये करेंसी होता है। जैसे हमारे देश के अंदर जो करेंसी को रुपी बोलते हैं, कहीं येन बोलते हैं, कोई दिनार बोलते हैं, कोई दिरहम बोलते हैं, है ना, कोई यूरो बोलते हैं, कहीं डॉलर बोलते हैं। तो बेटा कई जगह पर करेंसी को हम सेंट बोलते हैं। आगे आप समझ, तो सेंट। तो अब यहाँ पे क्या करें, द डैश ऑफ फ्लावर्स, जो फ्लावर्स की होगी वो क्या होगी, वो खुशबू होगी। फ्लावर्स की क्या होगी, जो खुशबू होगी। कि फ्लावर्स की जो खुशबू है स्प्रेड एवरीवेयर, चारों तरफ फैल गई। व्हेन दे ब्लूम, जब वो खिले, फूल जब खिले तो उनकी खुशबू चारों तरफ फैल गई, खुशबू की बात कर रहा है तो भैया सेंट हो जाएगा, आंसर सी। क्लियर है, होमोनिम्स। नेक्स्ट एक अगला होमोनिम, ये सीट, साइट, साइट, साइट। इसको सीट पढ़ेंगे, इसको साइट, साइट, साइट पढ़ेंगे। तो अब जो बेसिकली चारों वर्ड ठीक हैं, लेकिन इस सिचुएशन के अनुसार कौन सा शब्द एप्रोप्रिएट होगा कि इसका मीनिंग आप अडॉप्ट कर लो। तो बेटा अगर मैं सीट की बात करूं तो इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ जनरली हंग्री पीपल, जो बेजार, गरीब, भूखे जो लोग होते हैं ना, तो ऐसे लोगों का जो झुंड होता है, ग्रुप होता है, उसे हम सीट कहते हैं। साइट, जैसे किसी चीज को याद करके या पढ़कर सुनाना, तो ये होता है किसी भी चीज को याद करके पढ़कर सुनाना। अब किसी ने जैसे कुरान से या गीता से कुछ वर्सेस याद कर लिए, कुछ श्लोक याद कर लिए, कुछ क्या कहते हैं, कुछ भी याद किया और याद करके अगर वो सुना रहा है, उसे साइट कहेंगे, ये वर्ब। तो ही साइटेड मेनी वर्सेस फ्रॉम कुरान और गीता, कि उसने गीता से या कुरान से कई वर्सेस को पढ़कर, मतलब याद करके पढ़कर सुनाया। साइट, साइट का मतलब होता है जगह। जैसे किसी का कहीं काम चल रहा है कि आज मैं भोपाल वाली साइड पे जाऊंगा, समझ रहे हैं, कि आज मैं दिल्ली वाली साइड पे जाऊंगा। साइट होता है जगह। ये साइट होता है नजर, दृष्टि। ये होता है साइट, नजर, दृष्टि।
अब सेंटेंस देखो, आई विल जस्ट डैश सम फिगर्स फॉर कंपैरिजन। तो कंपैरिजन के लिए वो ग्रुप बनाएगा, कंपैरिजन के लिए वो सुनाएगा, सुनाना, कंपैरिजन के लिए वो कुछ फिगर्स सुनाएगा, कंपैरिजन के लिए वो जगह सुनाएगा, कंपैरिजन के लिए नजर। तो बड़ा एप्रोप्रिएट जो बन रहा है वो साइट, कहना, सुनाना। तो आई विल जस्ट डैश सम फिगर्स, तो सुनाना या कहने का सेंस, कहना। तो मैं कुछ सुनाऊंगा या कहूंगा कुछ फिगर्स कंपैरिजन के लिए। तो आंसर हो जाएगा बी, एप्रोप्रिएट जो होगा वो होगा बी। ठीक है बेटा, हाँ जी, क्लियर हो रहा है ना मेरे बच्चे। चलिए अगला देखते हैं, अगला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो जैसा बेटा मैंने बताया, मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिखा रहा हूं, तो सिर्फ एरर नहीं लेकर आ रहा हूं, क्योंकि अगर मैं एरर लेकर आऊंगा तो उसमें तो सिर्फ ग्रामर 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 ग्रामर। लेकिन एग्जाम तो 3 पार्ट में डिवाइड है, वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग। तो मैं वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग तीनों चीजें लेकर आ रहा हूं और आपको तरीका बता रहा हूं एग्जाम को सोल्व करने का। तो कहता है ए पर्सन हु इज ट्रेन टू ट्रेवल इन ए स्पेस क्राफ्ट। देखो मैं कहता हूं कितना रिपीट होता है, देख लीजिए, ये 21 में भी आया है, 23 में भी आया है, 24 में भी। एक ही क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन 3 बार, अभी हाल ही में, पहले भी आया होगा लेकिन अभी तो मैं कुछ ही पढ़ रहा हूं ना, 2021, 22, 23, 24 तक के, वैसे भी तो 22 तक के पढ़ रहा हूं, 21 भी सामने आ ही जाते हैं, तो उन्हें ही देख रहा हूं मैं। देखो 3 बार आया हुआ है। तो कहते हैं पर्सन हु इज ट्रेंड, एक ऐसा इंसान जो ट्रेंड होता है, निपुण होता है, टू ट्रेवल इन ए स्पेस क्राफ्ट, जो स्पेस क्राफ्ट के अंदर उसे चलाने में एकदम ट्रेंड होता है, उसमें ट्रेवल करने में एकदम ट्रेंड होता है, एस्ट्रोनॉट। तो इसे हम कहते हैं अंतरिक्ष यात्री, इसे हम कहते हैं अंतरिक्ष यात्री। समझ रहे? अब इसके अंदर एक शब्द है एस्टर। बेटा ये एस्टर याद कर लो, एस्टर इसका मतलब होता है स्टार। तो यहां पे हमेशा स्टार, स्पेस, उनकी ही बात करेगा। समझ रहे बेटा? तुम्हारा नाम क्या है भाई? सेकंड ईयर स्टूडेंट, इतना बड़ा नाम है भाई, कितना बड़ा नाम कौन रखता है? मुझे तो क्या नाम बोलूं मैं तुम्हारा, इतना बड़ा नाम कौन रखता है भाई? निर्मला, क्या नाम है यार? यू आर ऑलरेडी इन, हेलिश ऑलरेडी इन। तो अब ये कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्री। अब कहता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। इसके अंदर भी रूट वर्ड देख ले, तीन रूट वर्ड। एक होता है एंथ्रोप, एंथ्रोप का अर्थ होता है मैनकाइंड, मानव जाति। इसका अर्थ होता है मैनकाइंड, मानव जाति। और जहां पर भी ओलोजी हो, ओलोजी, ओलोजी, ओलोजी मतलब स्टडी, किसी भी चीज, स्टडी ऑफ समथिंग, ये ओलोजी। और जहां पर भी आईएसटी होगा तो ये कोई पर्सन होगा, ये कोई स्पेशलिस्ट होगा, पर्सन होगा, ये कोई किसी चीज में स्पेशलिस्ट होगा। और बेसिकली ये सेंटेंस में नाउन का काम करता है, ये नाउन का काम करता है। तो देखो एंथ्रोपोलॉजिस्ट, तो एक ऐसा पर्सन जो स्टडी करता है मैनकाइंड, तो इसे कहते हैं मानव विज्ञान शास्त्री। इसे हम कहते हैं मानव विज्ञान शास्त्री। ये कौन होते हैं? जो इंसानों की या जानवरों की जनरली हड्डियों से ये पता लगा लेते हैं कि ये कितने साल पुराना है। किसी इंसान का कंकाल मिला तो ये बता सकते हैं कि 2000 3000 कितने साल पुराना है, उसकी स्टडी करने वाला। ओल्ड केमिस्ट। अब केमिस्ट के अंदर जो शब्द आ रहा है ना, बेसिकली केमिस्ट्री से आ रहा है। ये बेसिकली शब्द कहां से आया? केमिस्ट्री से। अब ये केमिस्ट्री से आया तो केमिस्ट्री क्या होता है? रसायन। केमिस्ट्री को हम क्या कहते हैं? रसायन। तो बेटा इसका मतलब है रसायन शास्त्री, जो केमिस्ट्री का अच्छा ज्ञाता होता है, उसे ऑल केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट कहते हैं मतलब जिसे केमिस्ट्री का ऑल, सारी केमिस्ट्री का आइडिया हो, तो इसे कहते हैं रसायन शास्त्री। इसे कहते हैं रसायन शास्त्री, जिसे केमिस्ट्री का पूरा आइडिया हो। क्यूरेटर बेटा ये कहता है वन हु टेक्स केयर ऑफ म्यूजियम। जो म्यूजियम होते हैं, म्यूजियम को की देखभाल करने वाला क्यूरेटर होता है।
म्यूजियम की देखभाल करने वाले को क्यूरेटर कहते हैं। क्लियर है? तो हमारा जो आंसर है इसका वो है एस्ट्रोनॉट। ठीक है, इसका आंसर जो है वो एस्ट्रोनॉट। उम्मीद कर रहा हूं सारी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तब तक मैं आपके कमेंट्स पढ़ लूं। हाँ हेलिश बढ़िया बढ़िया, हेलिश बढ़िया कह रहे हैं। निर्मल, अच्छा, राजस्थान से निर्मल, बहुत बढ़िया भाई। अरे यार राजस्थान, मुझे उदयपुर आना है यार, मुझे उदयपुर आना है यार। एक बार आ चुका हूं मैं उदयपुर, लेकिन मेरा दोबारा मन है वहां आने का। जैसे कहते हैं ना वो झीलों का शहर, गया तो भाई इतने सारे वहां पे झील, मजा आ गया। तो जो क्या कहते हैं, जब गया था मैं उदयपुर, बहुत बारिश हो रही थी, अगस्त में गया था, मुझे अच्छे से याद, 15 अगस्त के आसपास। अकेले ही पहुंच गया था, जयपुर में पढ़ाया करता था, छुट्टियां हो गई हमारी, तो वहीं से मैं उदयपुर निकल गया अकेला ही। तो अब दोबारा मन है जाने का, गया था करीब 10-12 साल पहले, तब जाऊंगा दोस्तों के साथ। हाँ देखें, दैट विच कैन नॉट बी कॉन्क्वेयर। कॉन्क्वेयर का मतलब होता है जीतना, कॉन्क्वेयर का मतलब होता है जीतना। तो क्या बना, दैट विच कैन नॉट बी कॉन्क्वेयर्ड, जिसको जीता न जा सके, कॉन्क्वेयर्ड। अब देखो एक रूट वर्ड देख लो, इनका मतलब होता है, इनका मतलब होता है नो। और बेटा विजिबल, विजिबल देखना, तो जिसको देखा न जा सके, तो इनविजिबल जिसे आप देख नहीं सकते, तो उसे हम कहेंगे गायब। जिसे देख नहीं सकते वो गायब है, इनविजिबल। इनडेलिबल, अब इसके अंदर 3 रूट वर्ड देख लो, एक तो इन, अब डेलिबल के अंदर जो डेल है, ये जो डेल है बेसिकली ये डिलीट है, डेल जो है डिलीट है। और जिस शब्द के एंड में इबल होगा, जिस शब्द के एंड में एबल होगा, वो एडजेक्टिव बन जाता है, ये एडजेक्टिव सफिक्स है, ये एडजेक्टिव बन जाएगा एबल इबल। तो कहता है एक इबल ऐसा इंसान, जो कोई इंसान, कोई भी चीज, कोई भी ऐसी चीज जिसको डिलीट न किया जा सके। इनडेलिबल, जिसे डिलीट, जिसे खत्म ना किया जा सके, जिसे डिलीट या खत्म ना किया जा सके, जिसे डिलीट न किया जा सके, जिसे हटाया मिटाया ना, जिसे डिलीट ना किया जा सके, जिसे हटाया मिटाया ना जा सके। इनफॉलिबल, अब देख लो इनफॉलिबल, इनका मतलब नो, और फॉल का मतलब गिरना। अब यहां पे गिरने का सेंस है गलती करना, गिरना मतलब गलती करना, कि भाई कहता कि आई फेल इन लव, ही क्या कहते हैं, एवरीवन फॉल्स इन लव, वो प्यार में गिर जाते हैं, तो मतलब गलती तो करते हैं, प्यार में गिर गए। तो यहाँ पे इनफॉलिबल, तो एबल हो गया एडजेक्टिव, है ना, और क्या कहते हैं इनएफेबल, नहीं बेटा ये फॉल नहीं है यहाँ पे ना, इनएफेबल ये वाला बनिए, फॉल वैसे होता है, तो इनफॉलिबल होता है जो कभी गलती ना करे, ये मैं लिख दूं, इनफॉलिबल। इनफॉलिबल कहता है जो कभी गलती न करे, जो कभी गलती न करे। ठीक है ना, तो 1 मिनट जरा, है ना, 1 मिनट जरा। देखिए देखिए, तो यहां पे कहते हैं इनफॉलिबल, ये क्या कहते हैं, इनएफेबल, कि जिसे कहते हैं ना, जिसको आप किसी प्रकार से इफेक्ट ना पहुंचा पाए, जिसको हम कहते हैं, जिसे जिसे आप कथन कहते हैं ना, कि जिसको हम कुछ जिसका वर्णन ना हो सके, कि विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड,
जिसको आप डिस्क्राइब ही ना कर सके, इनएफेबल। इनविंसिबल, अब इसको भी देख लें, तो इसके अंदर आया इन और एक वर्ड आया विन। जो ये विन है ना, ये जो विन है, ये वाला विन है। तो देखो ये वाला विन है, तो इसको तीन प्रकार से देखो। इन मतलब नो, और विन मतलब जीतना, है ना, विन मतलब ये विन, और इबल मतलब एडजेक्टिव। तो अगर मैं विंसिबल बोलूं, अगर मैं विंसिबल बोलूं जिसे जीता जा सके, और जिसे इनविंसिबल बोलूं जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता न जा सके, जिसे जीता ना जा सके, तो अब कह रहा है जीतना। तो आंसर डी, आंसर डी। ठीक है ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आंसर हो जाएगा इनविंसिबल, जिसे जीता ना जा सके। तो बेसिकली जो विन है, ये वाला विन है, विन जीतना, और इन मतलब नो, जिसे जीता ना जा सके, विंसिबल जिसे जीता जा सके। दैट्स इट। क्लियर है? आगे बढ़े, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये हट जाएगा यार सब, इनविंसिबल गलत वो ले लिया था, गलत चुन लिया था मैंने, सब हट गया वो। ईडियम फ्रेजेस, ए बिटर पिल। चलो ये बता, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, बिटर पिल, बताओ 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 बताओ। बिटर पिल, बिटर पिल, बिटर पिल। तो जैसे कड़वी गोली होती है, अगर कोई कड़वी गोली खा रहा है तो वो क्या कर रहा है? परेशानी को झेल रहा है। तो फेसिंग ए डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन, ए बिटर पिल, कड़वी गोली। क्या कहता है? एक कड़वी गोली, एक कड़वी गोली, एक ऐसी गोली जो कड़वी गोली होती है, जिसे हम खाते हैं तो परेशानी तो होती है ना थोड़ी खाते समय। तो कहता है फेसिंग ए डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जिसे हम, परेशानी वाली स्थिति जिसे हम महसूस कर रहे हैं। क्लियर है? ए बिटर पिल। हिट द रूफ, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, हिट द रूफ, रूफ को हिट करना। ये कहावत जो बनी थी, ये अमेरिका में बनी थी। मैंने पढ़ा था इस बारे में, तो अमेरिका में बनी थी। तो क्या होता था कि कुछ लोग, जैसे गांव है, मतलब कई साल पहले गांव के अंदर लोग खेला करते थे। तो क्या होता था, जब वो खेलते थे ना, तो खेलते समय कुछ ना कुछ चीज जिससे वो खेलते थे, वो जैसे ऐसे मान लो कि क्रिकेट है, वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बॉल जो है वो एक बुजुर्ग दंपत्ति के उस पर आके गिरती थी। किस पर? रूफ पर। और उनकी कच्ची रूफ थी, उसके ऊपर आके गिरती थी। बेसिकली क्रिकेट नहीं दे रखा था, कहते थे कि कुछ खेलते थे। जब वो कुछ खेला करते थे, तो जो लोग बच्चे आपस में खेला करते थे, तो जिस चीज से वो खेलते थे उनकी छत पर आकर गिरती थी। अब वो छत पर आके गिरती थी तो वो रूफ को हिट करती थी, और रूफ जो थी कच्ची थी। तो वो दंपत्ति जैसे ही हिट होती थी कोई भी चीज छत पर, तो दंपत्ति गुस्सा करता था। तो हिट द रूफ का मतलब होता है टू बिकम वेरी एंग्री, ये वहां से बनी। तो दंपत्ति बहुत गुस्सा करते थे, क्योंकि बच्चे जब खेलते थे तो जिस चीज से वो खेलते थे वो चीज छत पर आकर गिरती थी, और छत थी उनकी कच्ची, इस वजह से उन्हें गुस्सा आता था। तो टू हिट द रूफ का मतलब है टू बिकम वेरी एंग्री। क्लियर हो गया बेटा? चलिए अगला, मिसेस लाल टोट मी इंग्लिश ग्रामर स्पेलिंग। अच्छा, आज से मैंने स्पेलिंग ऐड कर दिया, अब आपको रोजाना एक स्पेलिंग भी मिलेगी। और शुरुआत करिए मैंने ग्रामर की स्पेलिंग से, शुरुआत करिए मैंने ग्रामर की स्पेलिंग से। तो आज से स्पेलिंग भी ऐड हो गया, आप स्पेलिंग भी करेंगे। मिसेस लाल टोट मी इंग्लिश ग्रामर, मिसेस लाल ने मुझे इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया, मिसेस लाल ने मुझे इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया। एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस। तो अब इसका आंसर, अब जरा देखो, ग्रामर की जो स्पेलिंग होती है ना, वो ये होती है GRAMMAR। ज्यादातर बच्चा जो गलती करता है वो इसमें करता है, एक ही जगह ई लगाता है। कई बार बच्चा ई लगाकर गलती कर देता है। तो ग्रामर की स्पेलिंग में जनरली ER लगा के गलती करता है, वो ऐसे बोल देता है जनरली। तो मैं इसके लिए तुम्हें छोटा सा तरीका बताता हूँ। देखो ग्रामर की स्पेलिंग क्या है, तो मैं एक निमोनिक समझाता हूँ, निमोनिक की याद करने का बढ़िया तरीका, कि ग्रामर की स्पेलिंग नहीं भूलोगे। पीछे से पढ़ो, क्या है? RAM, तो क्या बना? राम। पीछे से पढ़ो, क्या बना? राम। अब आगे से पढ़ो, RAM, क्या बना? राम।
तो पीछे से पढ़ो RAM, आगे से पढ़ो राम, और यहाँ पे क्या बना, ये क्या बना जी, तो ये क्या बना जी, तो क्या बना ये राम राम जी। तो ग्रामर की स्पेलिंग नहीं भूलोगे अब आप कभी भी, राम राम जी कर लेना आप। ग्रामर की स्पेलिंग नहीं भूलोगे, अब राम राम जी कर लेना। तो क्लियर हुआ ना। तो स्पेलिंग मैंने आज ग्रामर से ही शुरू कर दी, अब रोजाना आपको स्पेलिंग भी मिलेंगी। ठीक है बच्चे, तो हमारा जो आंसर होगा GRA के पीछे राम राम जी, बी आंसर। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आज के लिए लास्ट, क्वेश्चन नंबर 18 आज के लिए लास्ट। पीपल नो Stellenbosch for its greenery and delicious street foods। पीपल जो Stellenbosch को जानते हैं उसकी ग्रीनरी और डिलीशियस स्ट्रीट फूड के लिए। Stellenbosch एक जगह का नाम है, वॉइस बनाओ। Stellenbosch एक जगह का नाम है, वॉइस बताओ, वॉइस, पैसे वॉइस, पैसे वॉइस। तो देखो ये जो नो है, मैंने आपको बताया बेटा जब भी वॉइस आएगा पहले वर्ब को देख लिया करो। नो जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पैसिव वॉइस बनता है वो इज एम आर प्लस V3 बनता है। इसका पैसिव वॉइस बनेगा इज एम आर प्लस V3। तो आप देख लो इज एम आर प्लस V3 कहाँ है, वो आंसर होगा। तो नो है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इज एम आर प्लस V3, ये वाज वर्ब प्लस V3 है तो गलत। ये इज एम आर प्लस V3 तो ये आंसर हो सकता है। ये हैड बीन प्लस V3 तो गलत हो गया। ये हैव बीन प्लस V3 तो ये गलत हो गया। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, हमें चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये रहा प्रेजेंट और ये रहा इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, आंसर बी। अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं। और वॉइस के लिए मैंने आपको कितनी बार बताया है, वॉइस की वर्ब याद कर लो कि किस वर्ब को किस में चेंज किया जाता है, सबसे आसान हो जाएगा। ठीक है बेटा, अच्छा ठीक है बेटा। तो आज के लिए क्लास ओवर, थैंक यू, सी यू, टाटा बाय बाय। कल मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस। गुड नाइट, स्लीप टाइट। जय हिंद, जय भारत।